नमस्कार। आपकी खबर में आप लोगों का स्वागत है। और आज जब हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, जिसको अब संज्ञान में लिया जा रहा है। स्थिति अब यहाँ तक कि इतनी बदतर हो गई कि कभी-कभी हमें ये सोचना पड़ता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या किसी और देश में। हम बात कर रहे हैं अभी मेवात की। मेवात और ये जो बल्लभगढ़, अभी निकिता नाम की एक लड़की का जो है मर्डर कर दिया गया। जो आरोपी था वह मेवात का था। जब मेवात का नाम आता है तो उसके बाद में सारा सिनेरियो एक जगह इस तरीके से इकट्ठा होता चला जाता है, एक ऐसा सिस्टम बनता चला जाता है जिसको हमें सोचने को मजबूर कर दिया जाता है। वहां की स्थितियां ये हैं कि वहां हिंदू परिवारों की संख्या लगातार कम होती जा रही, और यहाँ तक कि 183 गांव ऐसे हैं जो हिंदू विहीन कर दिए गए, और कुछ गांव ऐसे, मात्र 5 गांव ऐसे बचे हैं जहाँ पे 8 गांव ऐसे बचे हैं जहाँ पे 5 परिवार केवल बचे हैं। लोगों के जबरन धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में जिसमें मांग की गई है कि इसमें एसआईटी की जांच कराई जाए, एनआईए के लोग शामिल हो उसमें, सीबीआई के लोग जांच में शामिल हो, और इसमें काफी सारे ऐसे डिमांड्स किए गए हैं जिससे लोग पीड़ित। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन समस्या जो इतनी बड़ी आती जा रही है कि भारत जैसे देश में हम मजबूर हैं, न्याय नहीं लोगों को मिल पा रहा है। आखिर वो जाए तो कहाँ? हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट का यहाँ परिचय कराने चाहेंगे। अमृता अग्रवाल जी हैं हमारे साथ में, बिहार से। शिव कुमार त्रिपाठी जी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली से हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी हैं हमारे साथ में, जो हमारे पैनल एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने इस बारे में काफी सारी एनालिसिस की है जो डिटेल में बाद में हमें बताएंगे। लेकिन जो बातें, जो इश्यूज हैं, आज सबसे पहले हम अमृता अग्रवाल जी के पास में आ रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर ये जो समरसता का भाव था, आज हम ऐसी स्थितियों में क्यों पहुंचते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को अब ये कहना पड़ रहा है कि हमें बचाओ। आखिर ये स्थितियां क्यों आती हैं? जी अमृता जी। जी जी राजू जी। अ, अगर ये परिस्थिति सर आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं नाकामी प्रशासन की भी है, हमारे सरकारों की जी भी है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी क्राइम होता है तो उसको रोकने का काम प्रशासन का है। बात बिल्कुल। यहाँ मेरे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए, इंसान की होनी चाहिए। क्योंकि इंसान में इतनी आक्रामकता आ गई है कि वो कहीं भी क्राइम या कुछ भी करता है। तो इसको हम जातिवाद से तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मनुष्य मनुष्य के, इंसान के अंदर इतनी आक्रामकता जो आ रही है वो क्यों आ रही है। और दूसरी बात जी यह है कि इसको रोकने का प्रयास बाद में क्यों होता है, पहले से ही क्यों नहीं होता है। जब बहुत कुछ बिल्कुल। बिगड़ जाता है तो उसके बाद बहुत सारी बातें होती है, डिबेट होता है, रोकने का काम होता है, या कुछ भी होता है। तो ये पहले प्रशासन संज्ञान या सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है इस बात पर, चाहे वो मामला जी। किसी भी तरह का हो, बलात्कार हो, हम्म। महिला से घटना जुड़ा हो, या जातिवाद का हो, या राष्ट्र के खिलाफ देश के खिलाफ हो, आतंकवाद हो, कुछ हम्म। भी हो। इसका हम्म। सबसे बड़ा तो बात यहाँ पे ये है कि पहले इसका इस पर संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, जी सरकार को। और बिल्कुल। मुद्दा सर जातिवाद तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह जी क्या है। तो जी। पहले तो वजह ढूंढनी चाहिए कि क्या है, और बाद में हम्म। किसी भी बात को हम इसको कह सकते हैं कि ये है या नहीं है। और फिलहाल जो भी हो हम्म। रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ी हम्म। तो नाकामी हम प्रशासन को ही देंगे, चाहे वो कहीं कुछ भी बिल्कुल। हो रहा हो। तो हम्म। इससे ज्यादा तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस पर। जी। देखिए, इस समय हमारे साथ में शिव कुमार त्रिपाठी जी भी हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के। क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जी और जो डिमांड हो रही है उसमें एसआईटी जांच की बात हो रही है।
ये स्थितियां एक दिन में नहीं बिगड़ी हैं, ये बिगड़ती चली जी गई हैं काफी साल से। जो है, जो वहाँ की रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, उन्होंने रिपोर्ट को जो है दाखिल की है। और शिवकुमार त्रिपाठी जी, ये बताइए कि ये जो स्थितियां आ रही हैं कि भारत में ही अब हिंदुओं को ये कहना पड़ रहा है कि हमें बचाइए, और वहां पे आर्मी लगाइए, वहां का प्रशासन फेल हो चुका है। ये स्थितियां अगर कहीं किसी दूसरे देश में होती तो समझ में आता है। ये बात अमृता जी की बिल्कुल सही है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस ये फाइल हुआ है और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो मुस्लिम जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं, और उन्होंने पिटीशन में अपने पूरा ब्यौरा भी दिया हुआ है। इसलिए आज इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां के लोग तो इस दर्द को आज से नहीं कई दशकों से झेल रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है ये स्थितियां क्यों आ गई आज? देखिए, देश में अब जो है हर तरफ जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, इंसान का दिमाग इतना खुल गया है कि और उसमें इतनी गर्मी आ गई है, चाहे कोई भी हो। हम ये कह रहे हैं कि जो आज सारे आंदोलन हो रहे हैं या सारी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे तो हमको जाना पड़ेगा कि आखिर ये सारी घटनाएं हो क्यों रही हैं। अगर हर इंसान जो है ऐसे ही करता रहेगा तो देश में रहना तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस परिस्थिति में तो ये बताइए, ये बेरोजगारी की स्थिति मेवात में ही आ गई कि पूरे प्रदेश में है, पूरे देश ये में? नहीं, ये ऐसे नहीं है। आपने दो घटनाएं अगर आपने मेवात की दिखा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि और कहीं घटनाएं और कोई जात के लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हुआ होता तो हाथरस में तो कोई वो मेवाती नहीं थे जो ये घटना किया था उन्होंने। इस चीज को आप नहीं कह सकते हैं। या चिन्मयानंद कोई मेवाती तो थे नहीं कि जो इस घटना को किए। अब ये घटना कोई भी करे, चाहे मेवाती करे, चाहे हिंदू करे, चाहे कोई भी करे, घटना निंदनीय है और बहुत ही कहते हैं कि इतना शर्मनाक है कि उसको कोई कहा नहीं जा सकता। जब हम अपने देश में ही चलने के लायक नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ सरकारें हैं, इनका क्या काम है। अभी आप होती कहीं ये मामला कभी किसी दूसरे स्टेट का होता, जैसे राजस्थान में, तो बहुत हो हल्ला मच जाता है। लेकिन अगर वही जो है भाजपा शासित राज्यों में होता है तो आप उसको दूसरे रूप में देखते हैं। यहाँ किसी रूप में देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखना है दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी भी जात का देखिए, हो। जो सेंसस था, जनगणना हुई थी, उसके आधार पे भी कहा जा रहा है कि मेवात का जो एरिया है, वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई। ये हाँ, सरकारी आंकड़े हैं, ये किसी एक व्यक्ति के आंकड़े नहीं है। और आखिर में कट्टरता इतनी आ गई कि वो दूसरे धर्म के लोगों को रहने ही नहीं देंगे। आखिर ये ऐसी छूट कौन देता है? और जैसा कि अमृता जी ने कहा कि जाहिर सी बात है, ये सरकार का फेल्योर है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये दशकों से हो रहा है, चाहे जिसकी सरकार रही हो। आखिर में ये नौबत क्यों आई? इसके ये पीछे के मेरा कारण क्या थे? किन लोगों ने सपोर्ट किया ये उनको, और मेरा कौन मेरा फेल ये रहा आज? मेरा यही कहने का मतलब है कि जब देश में आप जो है धार्मिक उन्माद की बातें करेंगे तो बहुत ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि हम असुरक्षित हैं, या हिंदुओं ने हमारे साथ ऐसा किया, मुसलमानों ने हमारे साथ कैसे किया। वो भावनाएं उनमें पैदा हो जाती है, और इन भावनाओं के पैदा होने से ही देश में ये कट्टरपंथी लोग, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में, पैदा होते जा रहे हैं। और परमात्मा भी जिसका आपकी आवाज कारण है बंद कि नहीं करा देश, देता है। परमात्मा आवाज बंद नहीं कराता है। परमात्मा तो ऐसी घटनाओं को देख के संसार हो रहा है, इसीलिए तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसको भी अफसोस हो रहा है कि शायद जो है आज का हिंदू देश और हिंदू राज्य का सरकार चलाने वाले, आज एक जो हिंदू परिवार पे ही इतनी घटनाएं हो रही हैं। ये शायद सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जहाँ जहाँ पे ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, ऐसी घटनाएं, वहाँ हिंदू की ही सरकारें हैं जो तथाकथित हिंदू हैं, छदम हिंदू वाले ही हैं, जो हिंदू का राग जी लाते बताते हैं, हैं। हिंदू की घटनाओं पे ही सारी बातें बोलते हैं। अरे अगर ऐसे ही था तो उन्होंने आज तक क्या नहीं किया, क्या कर दिया। जैसे उन्होंने कानपुर में गाड़ी पलटवा दी थी, वैसे क्यों नहीं तौसीफ की गाड़ी पलटवा दी। ऐसी घटना अगर उनको ऐसे लग रहा था देशद्रोही का। बात ये है ना कि जब तक आप देश में एक सच्चे
और सच्चे मन से सभी को साथ लेकर बातें नहीं करेंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जात धर्म की बातें करके या उसका प्रचार प्रसार करके आप घटनाओं को नहीं रोक सकते। जब तक आप में लोगों में सद्भाव पैदा नहीं करेंगे, उनको देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। और इसके लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा, सबको नैतिक शिक्षा को आगे देना पड़ेगा कि ये घटनाएं ना होने पाए। ये बात ये नहीं है, युवा कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी में जा सकता है, कोई भी बहस सकता है, कोई भी घटनाएं कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इस बात में दम है त्रिपाठी जी के, क्योंकि अगर मुंगेर की घटना को हम अगर देखते हैं तो वहां तो सरकार जो है, जो अपने को क्लेम करते हैं कि हम हिंदूवादी संगठन हैं, उनके हम रहनुमा हैं, और वहां इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि दुर्गा पूजा के दौरान, विसर्जन के दौरान जो है फायरिंग करनी पड़ती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी जगह ये मतलब एक घटना का जिक्र जो आया, इस वजह से मुझे इस बात को करना पड़ा। अभी उससे डेविएट नहीं होंगे, अभी हम केवल इस पे बात करेंगे। लेकिन बात जब वहां पे हरियाणा की आई तो वहां पे अगर बात बार बार ये आ रही थी कि यूपी मॉडल हरियाणा में भी लागू होना चाहिए। जिस तरीके से, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि गाड़ी पलट गई वहां पे, तो वहां भी डिमांड ये हो रही थी। अब देखिए पब्लिक कितना मतलब त्रस्त हो गई है कि उसको इस स्तर पे जाना पड़ रहा है कि सरकार अब ऐसी सीधी कार्रवाई करेगी। हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं उदय दुबे जी, भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट न्यू दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुबे जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी भाई साहब, नमस्कार। जी नमस्कार दुबे जी, आपका स्वागत है। आपकी सर, लेकिन साउंड खराब आ रही है, साउंड इको कर रहा है। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से किसी का जो है हेलो, आ रही आवाज। हाँ राजू जी, साउंड हाँ अब आ रही है। आवाज थोड़ी दिख रही है। हाँ अब आई है, फिर इको कर रहा है। अच्छा, फिर इको कर रही है बार-बार, बताइएगा। अभी भी इको कर रही है? अब नहीं, अभी ठीक है। तो सही अब ठीक है, सही आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से मेरे ही वजह से इको कर रहा था। मुद्दा ऐसा लेके आए हैं तो इको करेगा ही करेगा। बिल्कुल, वो जब सेम फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो इको करने लगता है। तो दुबे जी हमारे साथ में पैनल में जुड़ चुके हैं। फिर जो एक हाँ, तो दुबे जी से बात हो रही ना, इसलिए इको करेगा। आपसे बात होगी तो नहीं करेगा। नहीं सर, इको फिर करने लग गई है साउंड। चलिए। अच्छा, तो आप लोग भी अपना माइक एक बार निकालिएगा, और मेरे ख्याल से आप लोग के किसी एक में प्रॉब्लम है, इस वजह से सब में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग एक बार माइक निकाल के फिर से लगाइएगा। आइए, चलिए। आ रही है आवाज? आ रही है। दुबे जी को आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो जैसा कि आपने सुना कि आज जो हमारा इश्यू चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है मेवात पे। फिर से आवाज इको कर रही है। जी बताएं। जी फिर करने लग गई इको आवाज। आज फिर आवाज इको कर रही है। इको की क्या समस्या है? ये अभी तक नहीं कर रहा था, अभी पता नहीं क्यों इको करना है। दुबे जी जब बीच में बोल दिए परमात्मा माफ नहीं करेगा, उसी समय से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। किसको माफ नहीं करेगा, ये बात हो रही है। लग रहा है परमात्मा आवाज सुनना नहीं चाहता है। अब इतनी छोटी बात में परमात्मा को घसीटेंगे तो यही होगा ना। परमात्मा की आवाज तो हमेशा भविष्यवाणी की तरह ही आती है। अरे आकाशवाणी उनको भी इतनी परेशानी देंगे। चलिए अब तो दुबे जी, ये जो आज हमारा इशू है वो मेवात को लेकर था।
वहां की स्थितियां ये है जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हुआ है और वहां हरिशंकर जैन एडवोकेट के द्वारा फाइलिंग की गई है, उनके साथ में 2 और एडवोकेट हैं, उन्होंने फाइलिंग करके एसआईटी इंक्वायरी की डिमांड किया है और ये भी कहा है कि एनआईए इस बात का इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई के लोग हों उसमें, और सरकार अगर चाहे तो वहां पे आर्मी भी लगा सकती है। स्थितियां इतनी बदतर हो गई हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो वहां पे हिंदू फैमिलीज जिस परिस्थितियों में रह रही है उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये परिस्थितियां 1-2 दिनों में तो आई नहीं, ये काफी दशकों से ये चल रहा होगा, तो क्यों ऐसा हो गया? ये कोई सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई नई बात नहीं है। मेवात हो गया या मुजफ्फरनगर का इलाका है या बहुत से ऐसे हैं देश के कई प्रांतों में ऐसी स्थितियां हैं जहां की डेमोग्राफी चेंज हो गई, चाहे वो माइग्रेशन के कारण हुई हो, लोगों को नौकरियां खोजने के कारण, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के अग्रेसिवनेस के कारण एक दूसरा रिलीजन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहां से माइग्रेट कर गया है। जो लोग कर सके हैं, जो नहीं कर पाए, वो सारी चीजें बियर करने के लिए फोर्स हैं इनफैक्ट। और ये गवर्नमेंटल मशीनरी का या उनके इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है कि वो उन चीजों को कैटर नहीं कर पा रहे, या उनको सारी सूचनाएं होने के बाद भी उस इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मेवात आज का इशू नहीं है, वहाँ की डेमोग्राफी बहुत अजीब तरीके से चेंज हुई है। इनफैक्ट ये जो तबलीगी इशू आपने देखा होगा पिछले 8-7 महीने में, तबलीगी इशू जो चल रहा था, इनका एक मेन सेंटर है वो। जी बहुत सिर्फ हिंदू या उस पर्टिकुलर, बेसिकली जो आप इस्लाम का पूरा देखेंगे, जो सेटअप देखेंगे, या आप बहुत दूर मत जाइए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का हाल देखिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का जो हाल है वो क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका वो माइंडसेट है कि हमको हमारे रिलीजन के लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी इस्लाम को इंटरप्रेट करना पड़े हम करेंगे, और जो भी माइनॉरिटी है हम उसका दमन करके उसको या तो कन्वर्ट करा लेंगे या नष्ट कर देंगे। वो अस्मिता सबसे आसान पड़ती है, किसी की इज्जत जो है बड़ा आसान तरीका है किसी को ह्यूमिलिएट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, या उसको मजबूर करने का कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें सरकारी मशीनरी का जो फेल्योर है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमको जो कॉमन मैन है उसको प्रोटेक्ट करना है। कॉमन मैन कौन है? जो डिप्राइव क्लास है, जिसको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए रोज जूझना है, 10 तरीके के समझौते करने। तो अगर मशीनरी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो ऐसी मशीनरी को हम फेल ही मानेंगे, फेल्योर ही मानेंगे मशीनरी का। बिल्कुल सही। ये कोई भी गवर्नमेंट हो, आज एक दिन का नहीं है ये उदय जो है, या ये उभार, या इसको बोलते हैं पक्ष पोषण। किसी भी रिलीजन को जब आप पोसने लग जाते हैं, उनके जो हम एक शब्द बोलेंगे गुंडा एलिमेंट, उनको जब आप प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं तो ये स्थितियां आती हैं, आएंगी। और डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हुई है जगह जगह, सिर्फ अकेला मेवात नहीं, आप नॉर्थ के कई स्टेट्स में देखेंगे ये बहुत बुरी स्थिति है। आपने मुजफ्फरनगर कांड देखा होगा, जो दंगा हुआ था, तो सरकारी मशीनरी का जो प्रोटेक्शन मिला उन दंगाइयों को, जो स्थितियां थी, वो किसी से छुपी तो नहीं है। मुझे उनको खुल के बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो उसी बात को लेके आज वो ये स्थिति है कि आज दूसरी गवर्नमेंट वहां रूल में है। जी मेवात अलग इशू नहीं है, वो भी कमोबेश वही है, लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां, जब भी आप देखेंगे कि एक साइकोलॉजी, एक पर्टिकुलर रीजन की एक साइकोलॉजी है, वो समूह में रहता है, भीड़ में रहता है, और मानसिकता भी वैसी है कि उसमें फिर वो, अभी दिल्ली देखिए, बहुत दूर मत जाइए,
जी जी दिल्ली का दंगा इतने जी रहे, बहुत संख्या नहीं है उनकी, बहुत शासन में नहीं है, बावजूद उसके कितना ऑर्गेनाइज तरीके से किया लोगों ने। तो वहां तो जी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है उनकी, जी और जी वो प्रोटेक्टेड भी हैं, प्रमोटेड भी हैं, फाइनेंस बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल तो क्यों नहीं बिल्कुल करेंगे आप? चाहे कोई भी सिस्टम, मैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लेता कि वो लव जिहाद है या क्या है क्या नहीं है। हम्म, जो जी चीजें फैक्चुअल हैं, जो चीजें सबके समझ में आती है, उसको हमको एड्रेस करने की या अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं। जी जहां सही दूसरे बात। नहीं सोच पा रहे वहां हमको सोचना है, और हम्म उन बातों को हम्म मतलब मजबूती से रखने की। एक भी आदमी अगर वहां है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे किसी रिलीजन का हो, तो उसे जी सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम अपने पैनल में लाते हैं शिव कुमार द्विवेदी जी को। मेरी रिक्वेस्ट है कि और आप लोग जो है अपना माइक ऑफ कर ले, तो मेरे ख्याल से इको नहीं होगा। तो द्विवेदी जी, आवाज आ रही है क्या आपको? फिर को हो रही है। हाँ, आवाज आ रही है, जी जी आ रही है। अच्छा, तो ये बताइए, आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, जी 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 और जो स्थितियां हैं, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि मेवात अकेला नहीं है, सही बिल्कुल बात सही है, कहा। मेवात अकेला नहीं है। और जो स्थितियां परिस्थितियां बनती जा रही हैं, कभी कभी हमें ये लगता है, आज जो कोट किया गया है उसमें ये पिटीशन में उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान जैसी स्थितियां भारत में बनती जा रही हैं, आर्मी तक लगाने की डिमांड की जा रही है। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एक हिंदुस्तान में ही रह के हिंदू परिवार तिलक नहीं लगा सकता, ठीक है। हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हिंदू परिवार तिलक नहीं लगा सकता उनके शमशान तक। वो जो मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है, मेरा आकलन नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की कहनी है, उसमें ये भी कहा गया कि शमशान तक को कब्जा कर लिया गया। ये भारत की बात है, भारत के एक स्टेट की बात है आखिर में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये भी बताया गया कि स्थितियां पिछले 20 साल में बिगड़ी हैं। मेवात की अगर बात करें, जब से जमाती वहां जाना शुरू कर, उसके पहले सारे लोग एक साथ रहते थे और उनमें कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसका मतलब कि ये बाहरी लोगों की साजिश यहाँ के लोगों को मिला के एक साजिश के तहत धीरे धीरे चीजों को प्रमोट किया गया। आज स्थिति ये आई कि जिन लोगों ने पनाह दिया आज वही बेघर हो रहे हैं। आज यही स्थिति फ्रांस की भी है, उन्होंने जिनको पनाह दिया आज उनका सिर काटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? धन्यवाद राजीव जी। यहाँ पर सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, और सभी ने अपने अपने विषय अच्छे दे रखे हैं। और मैं अवधेश जी से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने जो विषय रखे बड़े ही दृढ़ता से रखे और बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से सारा प्रस्तुतिकरण किया, जिनका मैं समर्थन करता हूँ, पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और जो उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ मेवात ही नहीं है, मेवात के अलावा नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है। जी, साउंड बहुत खराब है। एक बार माइक निकाल के बोलिएगा, मेरे ख्याल से किसी के ईयरफोन में प्रॉब्लम है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आवाज आई ना? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है। अब तो इको नहीं कर रही? हाँ, कर रही है। नहीं, हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो
हाँ, आ रही है आवाज क्या? आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेवात की जो घटना है, जी जी। अभी अवधेश जी ने भी इसको स्पष्ट किया कि कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, और इन्होंने तबलीगी जमात की बात कही। मैं ये बताना चाहूंगा कि तबलीगी जमात ये 1926 और 27 में वहां एक्टिव हुआ था, जब मोहम्मद इलियास का अल कांधली, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले थे और उनके पिता मेवात के रहने वाले थे, वो वहां पर गए। आखिर इसकी जमात की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी मेवात से ही शुरुआत होती है। उसका कारण क्या था कि मेवात में, जहां तक जो मैंने पढ़ा है, एक बहुत अच्छे बड़े रिपोर्टर है संजय शर्मा। संजय शर्मा ने 24 जुलाई 2018 को अपनी फेसबुक वॉल पे मेवात के बारे में लिखा 6:42 पर। उन्होंने उसमें सीधे लिखा कि जो मेवात की जो पॉपुलेशन है वो कहने को जरूर मुसलमान थी, लेकिन वो 1980 और 90 तक अपने नाम कृष्ण कुमार खान रखती थी, शिव कुमार खान रखती थी, राजू खान रखती थी। उनकी पूजा पद्धति उपासना में जगह जगह वो सारी तरह से कुएं को घेरना, बच्चा हुआ तो वो बरही करना, अगर उनके यहाँ कोई जो पूर्वज थे उनके लिए पितृ विसर्जन तक करते थे, उनके लिए वो श्राद्ध कर्म भी करते थे। तो ये जो मोहम्मद इलियासी जो था उसको बड़ा खराब लगा, और वो देवबंद के लोगों से संपर्क में गया और उसने कहा कि हम इसको लेके जमात करेंगे, और जो अशिक्षित मुसलमान है उनको हम परफेक्ट दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाएंगे। तो मैं यहाँ अवधेश जी की बातों से सहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि मेवात की जो विचारधारा है वह वही विचारधारा है जिसने ये तय किया कि हम पूरी दुनिया को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी, मेवात की जो टोटल पॉपुलेशन है वह 12 खापों में बटी हुई है। समझिए आप, 12 खापों में बटे होने के कारण इसको जाट लैंड भी बोलते हैं, कुछ लोग यादव लैंड भी बोलते हैं, और ये राजपुताना रेसेस की बात करते हैं। समझिए आप। और मेवात के अंदर, हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। मेवात के अंदर, हेलो, हाँ मेवात बिल्कुल के आ रही है, अंदर, त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आपको। अच्छा, मेवात के अंदर कुल मिलाकर के ये संजय शर्मा जी का लेख है कि जिस समय अफगानिस्तान से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था तो इनको आर्यन रेसेस बोलते हैं, जो मेवात में लोग पाए जाते हैं। इन आर्यन रेसेस के लोग, ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी के किनारे ये बसना प्रारंभ हुए। इससे पहले ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसके बाद हमारे राजा महाराजाओं के साथ ये सेनापति बने और सारे काम किए। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने 726 ईस्वी में पहली बार भारत पर अटैक किया, एक मुस्लिम आक्रांता इस देश के अंदर आया, तो इनका धर्मांतरण कराया। लेकिन धर्मांतरण तो इनका हुआ, लेकिन ये मूल रूप से अपने नाम ये शिव कुमार, कृष्ण कुमार ऐसे ही रखते रहे, और अपनी पूजा पद्धति उपासना बदली, लेकिन संस्कार नहीं बदले, संस्कृतियों को नहीं बदला। ये एक बहुत बड़ा कारण था, और उसके कारण ये 1890 तक चलता रहा। इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, जो मेवात का एक वीर योद्धा था, जिसने मोहम्मद तुगलक को मतलब तुगलक को लड़ा भी और तुगलक को पराजित भी किया, और साथ में तुगलक का बहुत प्रिय हो गया, जिसका नाम था समरपाल मेवात। मेवात मेव वंश की बात भी होती है, पहले इनको मेद कहते थे, अपभ्रंश में मेव हो गए, ये दा को छोड़ के वाह हो गए। और उसमें इन्हीं की अगली पीढ़ी हसन खां थी, जिसको मेवात का राजा कहा जाता है। इसमें कुल 1200 गांव की जो अगर उस समय का आप गजेटियर निकालेंगे अंग्रेजों के समय का, तो उसमें 1200 गांव का इनका पूरा गांव था, जो मेवात क्षेत्र कहलाता था। नू इसका इलाका हुआ था, अभी इसको नू राजधानी बनाया, बोला वो जिला का मुख्यालय बनाया गया है मेवात का। और इसमें 550 जिले, 550 गांव जो है वो हरियाणा के हैं, 50 गांव जो है वो आपके क्या नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और लगभग 700 गांव राजस्थान के हैं। इनको मिला करके ये पूरी तरह से ये मेवात क्षेत्र आता है। मेवात में जब भी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मुसलमानों के, जिनका नाम है सिद्दीकी मेव, जो अपने आप को मेव वंश का कहते हैं, और इसको जाटलैंड कहते हैं। इसमें गुज्जर, जाट और राजपूत, गुज्जर, जाट, राजपूत, और इसके अलावा चौहान, इन जातियों को इसमें समाहित किया गया है, और इनके माध्यम से मेवात में कन्वर्टेड मुसलमान हुए। और लेकिन ये अपनी परंपराओं को नहीं भूले। आज भी इनके यहाँ कुल मिलाकर के 52 गोत्र चलते हैं राजू जी। और इस 52 गोत्र में आपको बता दूं कि इनके यहाँ 12 खापों में बटे हैं, जिसमें 5 खाप जो हैं वो यदुवंशियों की हैं, 4 खाप जो हैं वो गुज्जरों की हैं, 2 खाप जो हैं वो सूरवंशी राजपूतों की हैं, जिसमें तंवर और तोमर जो है वो उस 4 खाप में आते हैं, गुज्जरों की खाप में। इसके अलावा 1 खाप जो है वो चौहानों की है। आपको बता दूं कि शुरू के जो 3 राजपूतों की खाप हैं उनके 30 गोत्र हैं, और 22 गोत्र में गुज्जर अहिर आते हैं, मतलब जिनको आप यादव बोलने लगे आज। तो ये मार्शल जातियां थी जो संघर्ष करती थी हिंदू समाज के लिए। सच्चाई ये हुई
कि अगर आप जाते हैं, और आज भी बता दूं मैं आपको, एक वीडियो है जिनका नाम है लियाकत अली, जो वहां मेवात में रहे, उनका कहना है कि आज भी ये लोग, राजीव जी, आज भी ये लोग जब शादी करने जाते हैं तो एक गोत्र की चर्चा करते हैं और गोत्र में शादी करते हैं। ये चीजें कुल मिला के मोहम्मद इलियासी, जो कि देवबंद से कंट्रोल होता था, देवबंद ने उसको प्रेरणा दी कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, और आज इन्हीं लोगों ने करा। और ये मेवात एक चीज नहीं है राजीव जी, शुरुआत तो दारुल हरब से दारुल इस्लाम की 726 में हो गई, जब सिंधु की तरफ से उन्होंने अटैक किया और उनका सा के बाद हा नहीं बोल पाते थे तो हिंदू हिंदू बोलने लगे, तो इन सनातनियों को अपने आप को हिंदू कहने लगे। यानी सनातनी अपने आप को हिंदू नहीं कहता था, हिंदू तो हमें दिया हुआ नाम है जो मोहम्मद बिन कासिम के समय से मिलना प्रारंभ हुआ। उसके बाद गजनवी भी आया और यहाँ पर गाजी के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ, तो ये प्रक्रिया वहां से प्रारंभ हुई। और मेरा ये मानना है कि भारत में, मैं फिर अवधेश जी को बार बार साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो बहुत बड़ी बात करी कि मेवात एक क्षेत्र नहीं है राजू जी। आज भारत के अंदर कैराना हो, मेवात हो, और ये बहुत लंबी श्रृंखला चलती चली आई है 726 ईस्वी से लेकर के आज तक। और मैं पूछता हूं, अब मैं जवाब देना चाहूंगा अपने प्रिय मित्र और हमेशा कांग्रेस के पल्लू में छुपने वाले अपने एसके त्रिपाठी जी के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं उनको बताना चाहूंगा। अभी उन्होंने कहा कि साहब क्या नाम है आपका, जो ये जो रोजगार नहीं मिल रहा है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अरे साहब 4.5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण जब भगाए गए थे उनको भी रोजगार नहीं मिला था, उन्होंने हवाला देके पूरे भारत में आतंक नहीं मचाया, हथियार नहीं उठाए, गोली नहीं चलाई। समझिए आप, समझ रहे ना एसके त्रिपाठी जी। दूसरी चीज बताता हूं आपको, ध्यान पूर्वक 20 मिनट सुना था आप लोगों को। दूसरा चीज आपने कहा कि साहब एसके त्रिपाठी जी ने एक विषय और वहां रखा, उन्होंने कहा कि ये तो सब भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। तो मैं बताता हूं ना, भाजपा शासित राज्यों में बलरामपुर में जिस लड़की के साथ रेप हुआ, सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे 20 मिनट सुना है साहब आपको इसके त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। नहीं आ रही, हमने सुनने जवाब देना रहेगा ना, आवाज तो साफ नहीं आ रही है। एक्चुअल में अमृता जी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, जब वो जुड़ती है तभी ये प्रॉब्लम आती है। अमृता जी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तो दूसरी चीज आपने कहा साहब ये सारी घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में होती है। मैं पूछना चाहूंगा कल की घटना है राजू जी, ताजा तरीन। एक सेकंड, अमृता जी अगर सुन रही हो तो उनका मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि उन्हीं का माइक जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर वो सुने, मेरे ख्याल से वो अभी हटे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो जुड़ जाएंगी। हाँ, दूसरा मैं कहना चाहूंगा राजू जी, अभी इन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों, मैं पूछता हूं, एक दलित लड़का पेट्रोल पंप पे काम करता है, अपना पैसा मांगता है राजस्थान के अंदर, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। कितना अच्छा शासन है राजस्थान का, मेरे मित्र एसके त्रिपाठी को नहीं पता है इस बारे में। दूसरी चीज, इन्हें यह भी नहीं पता होगा कि वहां भी रेप के स्कैंडल, इन्हें यह भी नहीं पता होगा मेवात की घटना, मेवात की घटना सुनिए, अभी मेवात की घटना ताजा बता के लाया हूं। मेवात पे बोलिए, कन्वर्जन पे बोलिए, कन्वर्जन पे। मैं वही बोल रहा हूं राजू जी, इनकी बातों का सिर्फ जवाब दे रहा था। मेवात की घटना है, अलवर में बड़ौदा थाना है जिसमें मेव थाना आता है, पुलिस चौकी, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंदू कांडा, ठीक है। उसके बाप का नाम है चंदू काड़ा, उसका नाम है मोहम्मद अन्नास, उसका नाम रखा गया है। उसने कहा कि मुझे 12-13 लोग जो है, मुझे 12-13 लोग आए, जिसमें उसने नाम बताया कि हरियाणा के फिरोजपुर झिकारा का इब्राहिम गांव का रहने वाला है, समझिए आप, इब्राहिम गांव का रहने वाला है। और वो लोग आए, उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, मुझे कश्मीर में जमात कराई। एक सेकंड, अमृता जी आपका अभी मैंने माइक जो है म्यूट कर दिया, अगर आपको आवाज आ रही मेरी, अभी जब आपको बोलना होगा तब मैं अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक, अभी मैं कर दूंगा, आप आराम से बैठ। हाँ बोलिए द्विवेदी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अलवर की घटना अभी कल की है, जो अलवर के सेशन कोर्ट में ये एक याचिका दाखिल की गई उस पीड़ित के द्वारा, जो कि चंदू नाम था उसका, और उसके बाद में वहां पर ये कार्रवाई। अब राजस्थान सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, सोचिए आप, कि उसके साथ उसका खतना भी करा दिया गया, उसकी पत्नी के साथ गलत काम भी किया गया, लेकिन ना, वहां तो सुशासन चल रहा है साहब, उससे जो सुशासन का है, क्योंकि मेरे मित्र एसके त्रिपाठी को उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, समझिए आप। अगर वहां पर मुस्लिम पक्षकार आ जाता है तो एसके त्रिपाठी को आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल, मैं कहता हूं 726 से लेकर के अब तक हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, अब तक दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखा जा रहा है। तो मैं पूछता हूं कि अगर इस प्रकार के सपने देखे जा रहे कम, और मैं पूछता हूं फ्रांस में कौन बेरोजगार हो गया भैया? फ्रांस में कौन बेरोजगार हो गया? स्वीडन में कौन बेरोजगार हो गया, जहां पर वो आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, जहां वो दारुल हरब से दारुल इस्लाम की बात कर रहे हैं? सीरिया में कौन बेरोजगार हो गया? लीबिया में कौन बेरोजगार हो गया? पूरे विश्व में कहीं भी अगर दो पक्षों में संघर्ष होता है तो दूसरा पक्ष इस्लाम को मानने वाला क्यों होता है? मेरा ये कहना है। क्या वही दुनिया में सबसे दलित रहे? क्या वही दुनिया में सबसे पीड़ित हैं? क्या वही दुनिया में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है? जो फ्रांस और जर्मनी आप ही की तरह बात करते थे त्रिपाठी जी
कि आने दो इंसानियत, 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 घुस गई इंसानियत 2 दिन के अंदर उनकी। आज स्थिति ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने, माइक्रो ने कहा कि अब डर दूसरे पक्ष में पैदा होगा, तो उनको भी सांप्रदायिक बताइए ना, उनको भी सांप्रदायिक कहिए आप। आज स्थिति यह है, उनके साथ टर्की खड़ा हो गया, उनके साथ क्या नाम है ईरान खड़ा हो गया, उनके साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया, लेकिन राहुल बाबा नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनकी सांप्रदायिकता खतरे में पड़ जाएगी। जो सरकार 40,500 दंगे कराती है देश के अंदर, वो सांप्रदायिक नहीं है। और जो सरकार आती है जिसके खाते में सिर्फ एक दंगा होता है पूरे देश का, वो सांप्रदायिक हो जाती है। अरे भैया, अरे राहुल गांधी से जाके पूछिए, राहुल गांधी से जाके पूछिए कि वो कितनी बार बलरामपुर में आए, कितनी बार बुलंदशहर में आए, कितने बार। चलिए ठीक ठीक ठीक, अभी फिर हम आगे आते हैं। प्रॉब्लम है आपकी, संभाल नहीं पाएंगे आप। नहीं तो त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं फिर। मैं एक बात और जवाब देना चाहूंगा, मैं एक बात इनकी जवाब देना चाहूंगा राजू जी, कि एसके त्रिपाठी जी ने मेवात पर, एसके त्रिपाठी जी ने पूरे, अरे सर मैं बोल रही है मुझे मिनट, एसके त्रिपाठी जी ने शुरू से ही लब्बो लबाब ये रखा कि साहब मेवात पे बात मत करिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ लगते होंगे इनके, समझो आप, तो इसलिए मेवात पे बात मत करिए, आप बुलंदशहर बलात्कार पे बात कर लीजिए, आप क्या नाम है, आप हाथरस पे बात करिए, आप कुछ और बात, बलरामपुर की भी तो कर लीजिए, हैसियत नहीं है किसी बलरामपुर की भी तो कर लीजिए, हैसियत नहीं है किसी बलरामपुर कांग्रेस कर पार्टी लीजिए, के। वहाँ देखिए किसी भी वहाँ की बात नहीं करेंगे। अरे बलरामपुर में क्यों नहीं आए? बलरामपुर की बात करिए, एक भी नेता आपका बोलने नहीं गया, आपकी पार्टी का एक भी कोई बोलने नहीं गया आपका, वहाँ पे कोई बोलने गया बलरामपुर की बात पे? आपको केवल राजस्थान बंगाल दिखाई देता है। ठीक ठीक, द्विवेदी जी को बोलने, फिर आप ये करते करते 6 साल बिता दिए आपने। अच्छा ठीक है द्विवेदी जी, अब त्रिपाठी जी, लेकिन अब त्रिपाठी जी को बोलने, त्रिपाठी जी इतनी नैतिकता होती तो, अरे नैतिकता होती तो आप बलरामपुर में, त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी अभी आपके पास वापस आएंगे। हमेशा ट्वीट करने वाली, धरना देने वाली जो है स्मृति ईरानी जी ने तो एक शब्द नहीं बोला कहीं भी। चलिए त्रिपाठी जी अब आप बताइए, अब आप बताइए, त्रिपाठी जी अब बोलेंगे। अब त्रिपाठी जी ये बताइए, मेरे समझ में नहीं आया कि इसमें बेरोजगारी का एंगल कहां से आ गया। अगर कोई बेरोजगार है तो वो दंगा करने लगेगा, अपने आसपास पड़ोसियों को भगा देगा, मारने लगेगा, ये एंगल मुझे जरा समझाइए। आपने भी देखा था कि जब भुखमरी की कगार पहुंच गई तो कैसे जो है ये लॉकडाउन था और सारे लोग सड़कों पे आ गए थे। अगर तो सभी आए थे ना, अगर भुखमरी बेरोजगारी नहीं होती तब उनको मिल ही रहा होता, तो जो बॉम्बे और दिल्ली में आप भीड़ देख रहे थे लोगों का नंगे पैर चलना, ये बताइए, ठीक मान लिया आपके खाने को नहीं रहेगा, नहीं ठीक समझ गए, कहीं तक जा सकती है, कुछ भी करने को समझ गए। मान लीजिए भुखमरी के कगार पे पिछले 6 साल में आ गए, मान लिया ठीक। 20 साल से पलायन क्यों करवाया जा रहा है, कन्वर्जन क्यों करवाया जा रहा है, लोगों की जमीनें क्यों कब्जा की जा रही है, हिंदू की लड़कियों को क्यों उठाया जा रहा है, 20 साल से क्यों कराया जा रहा है? ये तो 6 साल में मान लीजिए भुखमरी के कगार पे आ गया। मान लीजिए राजस्थान की सरकार अभी कितने दिन बनी हुई कांग्रेस की, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं कन्वर्जन रोका, क्यों नहीं वहां पे सारी चीजें रोकी? कल कितनी बार बन चुकी है वहां की राजस्थान में भाजपा की सरकार है। आप ऐसे झूठ मत बोला करिए चैनल पे, आप झूठ बोलेंगे। जहां जहां सरकार बनी, यूपी में कितनी बार आपकी सरकार बन चुकी है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो, इतनी घटनाएं हो रही हो। आप केवल जो है भाजपा के बारे में बात नहीं करेंगे, 2014 से बेरोजगार है कि सोनिया गांधी भी बेरोजगार। अरे द्विवेदी जी इनकी बात तो सुनिए, अभी आएंगे, अभी आपके पास आएंगे। पहले प्रॉपर्टी डीलर है, आप केवल देश को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान डीलर है, वाड्रा को काम मिला है, हरियाणा में उसको प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन हिंदुओं की देखने के लिए नहीं। जहाँ जहाँ अब आप ये देखिए प्रॉपर्टी बेची हाथरस में कौन भाई, किसी की कोई आवाज समझ में नहीं आ रही, 900 करोड़ समझ में नहीं आ रही, वहां पे आप नहीं बोले गए। आप जो है खाली हिंदू विरोधी मानसिकता की बात करेंगे, आप हिंदू जैसी बात नहीं करेंगे। आप हिंदू होते तो आप जोड़ने की कोशिश करते। आप एक हिंदू जो हाथरस में घटना हुई थी, आप पहले खड़े होते कि आपको ऐसे समाज में हमको ये प्रदर्शन करना है कि हिंदू ऐसी घटनाएं नहीं करेगा। आप पहले अपने समाज को रोकिए, आप दूसरे पे आरोप लगा के जो है अपनी घटनाओं को छुपाने की करते हैं। आपकी नाकामी जो है देश को बर्बाद कर रही है। 6 साल से जब से आए हैं आप खाली केवल देश को हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान बना के डरवा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप करना तो चौराहे गोली मार दो ना, क्यों मुस्लिम को आप नहीं गोली मारते हो? आपकी हिम्मत नहीं है, आप केवल हिंदुओं को आपस में डरवा के डर पैदा कर रहे हो।
हिंदू खुद अच्छा नहीं था। 6 देखिए, साल पहले हिंदू नहीं अभी था यहाँ पे। जैसे अभी नवासी में जब आपने छह साल करवाया पहले था हिंदू क्यों, नहीं था। जैसे नवासी नहीं में आपने हिंदू को करवाया था आप जेके बेवकूफ एल बना तो रहे शेख हो। अब्दुल्ला से कह के, हिंदू को बल्लभगढ़ बेवकूफ बना रहे में हो। चार आज राजवीरों जो को आपने चीज है, मरवाया तो सुनिए, था भाई। आप देश हित की बात नहीं सोच रहे अभी हो। बल्लभगढ़ आपको देश में के जब प्रति, निकिता को चार गोली राजवीरों मारी को देश गई मरवाया थी, था सुन भारत लीजिए ने। सुन जरूरी है। लीजिए सुन आप लीजिए देश को जोड़ने का सुनिए, काम नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हो। निकिता को अगर जब कोई गोली मुस्लिम मारी गलत काम गई करता है जो हिंदू, कहता तो है इस उसकी देश, उसके पकड़ इस बाद देश के योगी संसाधन मॉडल का की पैसा डिमांड मुसलमानों का जी। जोड़ रहा है। चलिए अब आते हैं हम हाँ, अमृता नहीं जी के नहीं, पास आपने में, क्या किया अमृता जी आज के तक? पास में। इतने दिन क्या तक किया आपने? चलिए अमृता जी की भी बात को सुन आप जो लेते है हैं, अभी तक और अमृता जी की बात को सुनते हैं, और उसके बाद में फिर हम आप लोगों के पास में वापस आते हैं। अभी अवधेश दुबे जी से भी अभी बात करनी है। बाकी त्रिपाठी जी ने तो बेरोजगारी का इशू उठा दिया है। अमृता जी ये बताइए, बेरोजगारी यूपी में और बिहार में सबसे ज्यादा है, तो जी उसके वजह से क्या किसी को, अपने पड़ोसियों को घर से निकाल दिया जाएगा, उनकी जमीनें कब्जा कर ली जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा? ये कहाँ जा रहा है देश? सर, हाँ, ये देश कहाँ जा रहा है, लेकिन मतलब ये धर्म की बात जहां तक करते हैं राजीव जी, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम धर्म के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी जो मानसिकता होती है वो धर्म पे मेरे विचार से निर्भर नहीं होती है। सबकी अपनी एक मानसिकता होती है, मतलब क्राइम कोई करे उसको आप धर्म से जोड़ दो, तो ये मेरे विचार में सही नहीं है। इसलिए धर्म की बात अगर आप नहीं नहीं, पूछेंगे तो हम मैं जवाब नहीं देश की देंगे। बात कर रहा लेकिन हूँ। देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, हाँ, देश किस ओर जा रहा है, तो इसका जवाब हम अवश्य देंगे। देश सर बिल्कुल बहुत ही एक जो गंदी मानसिकता होती है, आक्रामक मानसिकता होती है, उस ओर जा रहा है। आज के युवा जो है बहुत ही एक दमन वाली मानसिकता की ओर बढ़ रहा है। इसका कई रीजन है सर। अभी मुंगेर दंगा देख लीजिए, हर जगह जो दंगा हो रहा है, मुंगेर में कौन सा हिंदू मुस्लिम या धर्मवाद वाला था, एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल था, दुर्गा पूजा का माहौल था, हमारा सारा धार्मिक वो हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है अपने लोगों में, तो हिंदू धर्म में तो कितना प्यारा सौहार्दपूर्ण माहौल था। लेकिन उस दंगे में हम क्या कहेंगे राजीव जी, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, या कहीं भी होता है। हम मुंगेर दंगे की ही नहीं, किसी भी दंगे को हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे, हम उस इंसान को जोड़ेंगे जो कि क्राइम करता है, उसका कोई जाति नहीं होती है, किसी भी क्राइम की कोई जात नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का से बिलोंग क्यों नहीं रखता हो। इसलिए धर्म की बात तो हम नहीं कहेंगे। और रही बात सर मेवात की, या कहीं से भी अगर पलायन कोई भी इंसान कर रहा है, चाहे वो किसी जगह से मुस्लिम पलायन करे या किसी जगह से हिंदू पलायन करे, इसमें सर आप थोड़ी देर पहले कुछ कहे थे कि 20 साल से ये हो रहा है, तो इतना तो सर मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा टिक्का टिप्पणी करना औचित्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इस वजह से मैंने कहा था। नहीं, ये मतलब जो आप सवाल किए उस पे हम थोड़ी सी बस कह सकते हैं एक आम जनता के नाते, कि कहीं से भी अगर किसी का पलायन होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर होता है तो प्रशासन का होता है। 20 साल से प्रशासन क्या कर रही है, 20 साल से वहां की सरकार क्या कर रही है, हम क्यों पलायन करेंगे अपने घर से? अगर पुलिस को, अगर हमारे साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, वहां की सरकार कहाँ है? हम ठीक है, सामने वाला कुछ भी हमारे साथ आतंक कर रहा है तो उसके रोकने के लिए तो कुछ तो हमारे देश में विकल्प है कि नहीं है? बिल्कुल, सरकारी मशीनरी को काम करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए ना। ठीक है, आप किसी कोई इंसान अगर सामने वाला क्रूर है तो क्रूर, एक मिनट, अगर कोई ठीक है वो रिस्पांस मैं समझ रही हूँ, दीजिए, बहुत अच्छी बात है, शायद जो मुझे जानकारी ना हो मुझे जानकारी मिले। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि अगर सामने वाला क्रूर है, अगर कोई सामने वाला हमारी एक आंख फोड़ रहा है तो हम भी कहें कि मैं भी तुम्हारी आंख फोड़ूंगी? कि इसके लिए कोई विकल्प, न्याय कानून, न्याय व्यवस्था हमारे देश में नहीं है? कहाँ गया वो प्रशासन 20 साल से या 22 साल से या 25 साल से या 2 साल से? या कहीं भी दंगा क्यों होता है, किस कारण होता है? प्रशासन कहाँ रहती है, कहाँ सोई रहती है? ये कोई एक दिन की घटना नहीं है राजीव जी, ये घटना कहीं भी होती है, वो कोई भी दंगा हो, क्राइम हो, कोई भी फसाद हो, क्यों होता है? क्योंकि हम वहां की प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है, सोई हुई है, वो ध्यान नहीं देती है। जब हो जाता है तो उसके बाद हम हो हल्ला मचाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलने की सरकार है, चिल्ले की सरकार है, ढिकने ने ऐसा किया, फलने ने वैसा किया, हिंदू ने ऐसा किया, मुस्लिम ने ऐसा किया। अरे भाई, इंसान ने किया, मनुष्य ने किया, लेकिन वो क्यों कर रहा है इस पे भी तो ध्यान दो ना, और कर रहा है तो उसको रोकने का उपाय खोजो ना। बिल्कुल सही, क्यों लंबी चौड़ी बहस करनी? अगर वो गलत कर रहा है तो सरकार क्या कर रही थी?
अरे हम तो एक आम जनता है, हम किसी पार्टी से तो है नहीं जो किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। हम तो आम जनता, मेरे घर में अगर, मेरे घर के बगल में अगर कोई क्राइम होगा तो हम ये पुलिस को दोष देंगे ना कि भाई मेरे घर में क्राइम हुआ, इसका कारण क्या है? पुलिस है ना। क्या हम हिंदू मुस्लिम करने जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। हम तो हिंदू मुस्लिम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम आम जनता है। हम एक देश में, जिस देश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां की प्रशासन से न्याय मांगेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तो मेरा यही चीज तो दूसरे के ऊपर भी लागू होता है ना, उसको सबके ऊपर होता है, अगर उसके साथ गलत होता है तो उसको। और इसी बात की पिटीशन फाइल हुई। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसमें यही बात कही गई है कि सरकारें फेल्योर रही, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल्योर है। जितनी एफआईआर लॉन्च की गई उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और यही कारण रहा कि सरकारें फेल हो गई। आज डिमांड हो रही है कि पिछले 10 साल में जितने भी जबरन पट्टे करवा लिए गए, जमीनें लिखवा ली गई, उसको कैंसिल किया जाए। जितनी एफआईआर लॉन्च करवाई गई उसकी री इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए उसकी। और वहां अगर स्थितियां इतनी बदतर है कि पुलिस जाने से डरती तो आर्मी डिप्लॉय की जाए। अब इससे बड़ी बात है, आखिर में कोई भी अगर डिमांड ऐसी करता है आर्मी की बात, जब कश्मीर को संभाल सकते हैं तो कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, और ये क्या नाम है, हाथरस हो, कहीं भी कुछ भी हो, क्यों नहीं संभाला जा सकता है? लखनऊ में अगर दंगा हुआ तो क्या सरकार ने, प्रशासन ने संभाला कि नहीं संभाला? वही बात है ना सर, हम किसी भी धर्म को, आज स्थिति ये है कि उन लोगों से रिकवरी करने के सरकार ने आदेश दिए, और उसके बाद में स्थितियां ये हो गई कि कोई किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यही कारण हुआ कि जब निकिता का मर्डर हुआ बल्लभगढ़ में, तो वहां पे नारे लग रहे थे कि हमें भी यूपी जैसे ठीक गवर्नेंस चाहिए। यहाँ भी गुस्से में लोग बोलते हैं, आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार नहीं न्याय देती है, मुंगेर में आपने देखा क्या हुआ, एक अधिकारी की छोटी सी गलती ने इतना बड़ा हादसा करवा दिया, और अधिकारी का, वहां प्रशासन का फेल्योर रहा है। जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको नहीं संभाल पाए। तो ऐसे ही कहीं भी हो, अगर कन्वर्जन हो रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो गुस्सा होना लाजमी है। और कोर्ट तक मामला जा रहा है तो एक वर्ग है वो कोर्ट में जाता है, दूसरा वर्ग ये होता है कि जबरन लोगों को भगा देता है। कानून तो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए ना, बिल्कुल सभी को समझना चाहिए। और जो नहीं समझता है, सरकार में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह समझा सके। कई बार प्रेम से नहीं लोग समझते हैं, उनके ऊपर फोर्सली उनको समझाना पड़ता है। तो सर इसका तो सारा निचोड़, जी इसका तो सारा निचोड़ एक ही निकला, जो मैंने कहा कि आपकी प्रशासन नाकाम है, आपकी सरकार नाकाम है। बिल्कुल नाकाम, बात यहीं पे समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। अब इस पे लंबे चौड़े हम क्या भाषण देंगे? नहीं, देखिए, उसमें नाकामी अगर हुई है तो एक दिन में नहीं, सारी सरकारें इसमें फेल रही जी हैं। मैंने अब आपकी बातें बिल्कुल सही है कि उसमें जो है हमें ये इशू लेना चाहिए कि सरकारें फेल्योर रही हैं, उनके ऊपर जांच इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों फेल्योर रहा, और जिसने भी गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है, जब से ये साजिश हुई है, जब से ये साजिश हुई है, आज से तो नई साजिश नहीं है, ये जब से हो रही है, आज तक सरकार या प्रशासन सोई हुई क्यों है? इतना ज्यादा बढ़ने क्यों दिया गया? जो इंटेलिजेंस था, क्या उसको नहीं पता था कि बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो? क्या कहाँ से इतनी चीजें बनती चली जा रही है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं सरकार करती है? सरकार क्यों नहीं करती? और दोष फिर धर्म में लड़ाने का करती है, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। अरे आपकी नाकामी दूसरे पे क्यों थोप रहे हो? सरकार अपनी नाकामी किसी और के सर पे क्यों मर रही है? क्यों किसी का मतलब ठीकरा सर पे, अपना ठीकरा किसी के सर पे फोड़ रही है, अपनी काली किसी और के मुंह पे पोत रही है? वो खुद अपना श्रेय उसको लेना चाहिए ना कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। असामाजिक तत्व तो फैलाएंगे ही, असामाजिक तत्व तो है वो तो फैलाएंगे ही, उनका काम ही है फैलाना। लेकिन सरकार का, प्रशासन का काम है ना उसको ठीक करना। शिव कुमार द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम कंक्लूजन पे आना चाहते हैं। अभी एक मिनट का हम सेशन और लेंगे। अवधेश दुबे जी मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन हो रहे होंगे। द्विवेदी जी ये बताइए, सरकारें तो फेल्योर रही हैं ना, तभी तो आज ये नौबत आई है। एक दिन की तो बात है नहीं है। मैं एक चीज यहाँ फिर बात
नहीं नहीं, मैं फिर बात करना चाहूंगा। मैं बहन अमृता का जवाब देना चाहूंगा। पहले वो शुरू से इंसानियत इंसानियत इंसानियत, इनसे बड़ी इंसानियत जो है अमृता जी, वो हमने 623 में दिखाई थी, जब पहली मस्जिद बनाई थी दुनिया की। और हराम की मस्जिद नहीं, हलाल की मस्जिद भारत ने दिया था, और बड़े बड़े भाव से उनको अपने अंगीकार किया था। और अगर आपको पढ़ना है तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, उनका पढ़िएगा, तब वो बताएंगे कि इनकी करतूत क्या है और क्या है। वो मैं नहीं हूं, ना भाजपाई है, ना सपाई है, ना कांग्रेसी है। उनके विचार से देखिएगा कि इंसानियत की धज्जियां कैसे उन्होंने उड़ाई, पहली चीज। और ये इंसानियत वाले ही तो थे जिनकी वजह से मेवात पनपा। 1927 से लेकर के ये मेवात में जो कानमाल इलियासी यानी जमात तबलीग जमात जो पैदा हुआ, वो 1927 में पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में वहां आई, ठीक है, समझिए आप, प्रशासन का फैलावर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है इससे, वो भी उतनी ही दोषी है जितनी 2014 से पहले की सरकारें रही हैं। मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं हूं, और ना उनको क्षमा करने के मूड में हूं। मेरा ये मानना है कि गलती अगर है तो आप मिल भी नहीं सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला लागू करें। दूसरी चीज पहले उनको रिपोर्ट सौंपी गई, कोई कार्रवाई नहीं किया मेरा नहीं, राजू जी मेरा ये कहना है कि अभी मैडम ने कहा इंसानियत, मैं पूछता हूं कि बड़ी इंसानियत की बातें हो रही हैं। जब तबरेज चोर मारा गया तब भी आप कह रहे थे देश सहिष्णुता में बट रहा है। जब इकलाख मारा गया तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। उसके बाद में जब निकेता मारी गई तो कोई पीड़ा नहीं हुई। तब इंसानियत वालों से पूछने नहीं गए आप कि भाई इंसानियत दिखाओ इन लोगों को? क्यों नहीं गए आप लोग उनसे पूछने के लिए? और ये इंसानियत वाले ही थे ना जो मोपला मुसलमान, जिन्होंने 1000 लोगों, कम से कम 50,000 हिंदुओं को मारा था। तो हम ये ना बोले कि हम मारे गए। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन प्लान जो जिन्ना ने 14 अगस्त 1946 को किया, तो हम उसकी चर्चा ना करें? क्यों ना करें उसकी चर्चा? और सारी चीज छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर जिसकी चर्चा भी दुबे जी कहाँ चले गए भाई? ज्यादा तैश में थे ना, ज्यादा तैश खराब होता है। चलिए, तब तक जो है मेरे ख्याल से अभी वो जब वापस आएंगे तो उनको हम फिर से इसमें शामिल करेंगे। अवधेश दुबे जी वापस आ गए हैं, और 1 मिनट ये शायद आ गए, इनकी बात को कंप्लीट कर दें। हेलो, हाँ दुबे जी बताइए। हेलो जी, हाँ बोलिए। तो मैं राजू जी से इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इंसानियत का राग लाते हैं, जो कहते हैं ये बच्चे हैं, ये बेरोजगार हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं, ये तो 1952 में जब 370 को वहां आर्टिकल लगाया गया और उसके बाद से वो आतंक पे आतंक मचाते रहे, 4,70,000 हिंदुओं को मार के भगा दिया। मैं हिंदू कहूंगा, शब्दों का प्रयोग करूंगा जो कि लिखित रूप में है और रिटन कम्युनिकेशन है इसका। जब 4,70,000 को भगाया गया तब ये इंसानियत वाले कोई नजर नहीं आए साहब इस पूरे देश में? तबरेज के मारने पर नजर आ जाते हैं, 1 लाख के मारने पर नजर आ जाते हैं। और मैं फिर पूछना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद 2018 को सदन के अंदर भाषण दे रहे थे, तब ये इंसानियत वाले भी नहीं जागे साहब। तो वो हमारे त्रिपाठी जी की तरह बोल रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि ये तो भटके हुए नौजवान हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। अरे केसर की क्यारी में तुम जब AK-47 बोओगे तो तुम्हें रोजगार मिलेगा? जब 500 रुपए पे पत्थर मारोगे तुम्हें रोजगार मिलेगा? और तुम जब हिंदुओं को चीर के फेंक दोगे तुम्हें रोजगार मिलेगा? मुजफ्फरनगर में दंगा करोगे तुम्हें रोजगार मिलेगा? जगह जगह तुम हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे तुम्हें रोजगार मिलेगा? मेरा सीधा स्टैंड है कि और ये भारत ही नहीं पीड़ित है, आज की डेट में अमेरिका पीड़ित है, आज की डेट में फ्रांस पीड़ित है, आज की डेट में ब्रिटेन पीड़ित है। और पूरी दुनिया में ये एक विचारधारा है जो ना इंसानियत को मानती है, और जो इंसानियत समझाते हैं ना उनको भी वो टांग देती है उठा के उल्टा। जितने लोग इंसानियत समझाने गए थे वो फ्रांस गया था, देखिए वो स्वीडन देश जो कि सबसे अधिक GDP दुनिया में उसके पास है, सबसे संपन्न देश है जहां पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके भी मोनाल्डो में दंगा कर दिया इन्होंने। बाकी अमेरिका में जाकर के ब्लैक मैटर लाइव चला दिया इन्होंने जाकर के, फ्रांस में जाकर के भी देखिए आदलिफ सार्लो 2005 में। मैं फिर एक प्रश्न यहाँ फिर रखना चाहूंगा इंसानियत वालों के लिए कि जो इंसानियत की बात करते हैं, 2005 में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है डेनमार्क में, शार्लिवो आर्दवे ने बनाया, ठीक है। और अगर वो उस कार्टून को लेकर के राजू जी, अगर दुनिया के अनेक मुस्लिम मुल्क थे, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, समझिए आप, सिर्फ एक फ्रांस को छोड़ करके। लेकिन भारत के अंदर लगातार 1 महीने तक उसको टारगेट किया गया और कार्यक्रम चलाए गए, उसको जाकर के गर्दन काट लिया स्यूमेल पैटी का। तब तो सही है जो सांप्रदायिकता वाले और इंसानियत वाले नजर नहीं आए मुझे, जो सहिष्णुता की बात करते थे। अभी 4-5 दिन की पहले की घटना है, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, तब ये नजर नहीं आए। नहीं, और कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई तभी इंसानियत वाले नहीं जागे। अरे होंगे, वो तो हिंदूवादी थे, हिंदू अपने पक्ष की बात करता है, बम नहीं मारता है सिर्फ, अगर बम मारे तो ठीक हो जाएंगे।
तो ये भी कहेंगे इंसानियत वाले हो गए, ये सहिष्णु वाले हो गए। जिसके पास AK-47 मिलता है, जिसके पास मॉड्यूल मिलता है, NIA उन्हें उठा के अंदर करता है, और राहुल गांधी की अम्मा उनके लिए रोती है बाटला हाउस में, वो सब इनके लिए इंसानियत के देवता है। ओसामा बिन लादेन इंसानियत का देवता है। और क्या नाम है ये अवधेश दुबे जी को, अवधेश दुबे जी, याकूब मेमन, वो देवता है इनके लिए भाई, वो इंसानियत के द्विवेदी जी अब कंक्लूड करना है, आपको कंक्लूड करना है। अवधेश दुबे जी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, अवधेश दुबे जी को सुन लेते हैं, 1927 से लेकर 2014 तक मेवात, 1927 से 2014 तक मेवात ऐसे ही बना, इसी प्रकार बना, इसी प्रकार इंसानियत की बात कर करके उनको बढ़ावा दिया गया। जैसे घर में छोटा बच्चा अगर उद्दंड होता है, उसको अगर आप ज्यादा चढ़ाओगे तो समझ गए। दुबे जी को सुनिए, ऐसी ही भाषाओं से बना जो आप भाषा। राहुल गांधी को RSS समझ में आया, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलिए अब ऐसे ही भाषाओं से बना है, आप जैसे ही भाषाओं में माहौल पैदा करते हैं। त्रिपाठी जी, अच्छा सुनिए, क्या मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप अब दुबे जी को आने दीजिए। भाषाओं ने ही, आप जैसे लोगों की भाषाओं ने ही माहौल पैदा करते हैं। त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास राहुल की बेरोजगारी आपके पास आ रहे हैं, तो कमा चुके। अरे भाई दुबे जी बेरोजगार है, सीनियर एडवोकेट है, राहुल जी तो बेरोजगार हैं, राहुल जी की वजह से ही सर। अच्छा ठीक है, अवधेश दुबे जी को भी सुन लीजिए, कम से कम हमारे बीच में आप भी लूटे हो। चलिए ठीक है, दुबे जी ये बताइए, दुबे जी ये बताइए, ये इन लोगों की बहस चलती रहेगी। देख आप ही दुबे जी को सुनेंगे, पीडीपी के साथी आती हो, आप ही पीडीपी के साथी हो जिसने कहा तिरंगा नहीं जलवाएंगे। जूता मार के भगाया, सुप्रीम कोर्ट ने जूता मार के भगाया राफेल को। अरे भाई देखिए, और कम से कम एक स्तर बनाए रखिए। नहीं देखिए भाई, मुझे आपत्ति है, मुझे इस चीज पे आपत्ति है। और प्लीज देखिए, अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आप ही बिना बुलाए पाकिस्तान दुबे जी आप बोलिए, दुबे जी आप बताइए कि ये जो स्थितियां आ गई है आज, जो है ये एक वर्ग ऐसा है जिसको कहा जा रहा है कि बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा कर दिया। एक वर्ग ऐसा है कि जो पुश्तैनी उनकी जमीनें थी, जिसके उनके परिवार के, उनके पुरखों ने संघर्ष किया, कश्मीर से वो भगा दिए गए। ठीक, आज तक फिर से वो नहीं वहां पे रीस्टैब्लिश हो पाए हैं। यही स्थितियां हरियाणा में भी होती जा रही, वहां भी हिंदू विहीन हो गए पूरे। आज हम बात कर रहे हैं सहिष्णुता की, बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लॉजिकल बात करते हैं ऐसी, कि क्यों इतनी हिम्मत हो जाती है किसी की कि किसी दूसरे को जो है वो निकाल के भगा दे। क्या एक ही वर्ग रहेगा? जहां भी संख्या हो जाएगी वो दूसरे को भगा देंगे। क्यों नहीं देश के कानून में उनकी व्यवस्था रहती, क्यों नहीं आस्था रहती? आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा होती जा रही? जी, जहां तक मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल आ रही है जी। दलीय विभाजन ने देश का विभाजन करा दिया। धार्मिक विभाजन नहीं था वो, 47 का विभाजन। वो क्यों हुआ? एक डर पैदा किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, मैं बेरोजगारी नहीं मानता। रोजगार और बेरोजगार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, नौकरी सिंड्रोम से निकलता है, उस पर अलग चर्चा की जा सकती है। रोजगार के हजारों अवसर हैं, करने वाला चाहिए, बिल्कुल सही। हम सिर्फ और सिर्फ नौकरियां खोजते हैं, वो नौकरियां वो भी सरकारी जो गिन के हैं, उनके बाहर के हम किसी चीज को रोजगार मानते ही नहीं। खैर उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। समस्या की जड़ में जाने की जरूरत है। समस्या की जड़ क्या है? आप सारी चर्चाओं को कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको जड़ न मिले तो उनका इलाज आप नहीं ढूंढ सकते। जी जी। समस्या की जड़ अशिक्षा है जी। समस्या की जड़ बेरोजगारी नहीं है, समस्या की जड़ शिक्षा है। जो धार्मिक शिक्षा है वो धार्मिक कट्टरता पैदा करती है। आपको अपने धर्म के प्रति सही एक रिजिडनेस देती है कि मेरा ही धर्म अच्छा है और दूसरा धर्म जो है वो धर्म नहीं है। और हमको अपने धर्म का फैलाव करना है, और बहुत से लोगों के लिए वो धर्म एक आड़ है। अपने जराइम को छिपाने के लिए एक तरीके की आड़ देता है। वो एक मानसिकता होती है अपराध में, भीड़ मानसिकता, जिसके लिए सेक्शन 34 से 149 बनाया गया है। कि भीड़ के किसी भी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई काम भीड़ के सभी सदस्यों का माना जाता है।
व्यक्तिगत अपराध, जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका दायित्व व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब जी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी अपराध को करता है तो पूरा उस समाज का दायित्व आता है। इसको हम ज्वाइंट लायबिलिटी बोलते हैं या कंस्ट्रक्टिव जी लायबिलिटी बोलते हैं। खैर उस पर भी हमको जी नहीं जानना, लेकिन जी धर्म अगर अशिक्षित धर्म है, अगर जी सिर्फ धर्म की शिक्षा है और ये जो नैतिकता की शिक्षा नहीं है, सही और गलत की शिक्षा नहीं है, मानवता की शिक्षा नहीं है, तो मैं उसको शिक्षा नहीं मानता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब अशिक्षित समाज होता है, निरक्षर समाज होता है, तो उसको बरगलाना बड़ा आसान काम है। बिल्कुल मार्क्स ने अगर कहा कि धर्म अफीम है, तो सबके लिए वो लागू नहीं होता, एक पर्टिकुलर धर्म पे तो लागू होता है कि अफीम है वो। हिंदू धर्म पे मैंने अफीम चढ़ा हुआ नहीं देखा कभी कि कोई हिंदू जो है वो सिनिसिज्म में कोई काम करे या उन्माद में कोई काम करे। बहुत कम ऐसे लोग दिखेंगे जो उन्मादी होकर काम करते हैं, रीजन से काम करते हैं। उनको लगता है कि नहीं कोई ऐसी चीज करनी चाहिए तो करते हैं, वरना नहीं करते। लेकिन दुनिया के जो सभ्य राष्ट्रों की जो सभ्य वो है धारणा पद्धति है, वो कमोबेश वैसी ही है। वो अपने अपने धर्मों के लिए इतने रिजिड हैं। आपने किसी हिंदू को देखा किसी मजार के आगे से गुजरते हुए सिर झुका देता है, किसी चर्च के आगे से गुजरते सिर झुका देता है। दूसरे धर्मों को देखा है क्या? कौन सहिष्णु है? आपको नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता। सबसे ज्यादा धर्म भीरू अगर कोई है या धर्म सहिष्णु कोई है तो हिंदू है। और द्विवेदी जी ने बहुत सही कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो तो दिया गया नाम है। हमारी तो एक जीवन पद्धति है, सहधर्म संभाव वाली जो पद्धति, वही हिंदू धर्म है। सह नावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु कश्चित् मा विद्विषावहै। हम तो सबके साथ उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरा भी चाहे कि ताली अकेले बजाएंगे। आज नौबत वही आ गई है कि हमारी जो सहिष्णुता है वो इतनी बड़ी कमजोरी हो गई है कि हम खुद के साथ नहीं खड़े हैं। गिन के मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारी शिक्षा और उनकी अशिक्षा इन दोनों के लिए जिम्मेदार। हम शिक्षा के अतिरेक में जिंदा हैं, हम अति मानवतावादी हैं, हम सठे साठन समाचरित भूल गए हैं, हम टिट फॉर टैट भूल गए हैं, हम मानस की सुंदरकांड की वो लाइन भूल गए हैं कि जब विनय से काम न हो तो डर काम करता है। और प्रशासन दंड इसी व्यवस्था के लिए रखा गया है। नहीं, यूपी में हो रहा है कि धर्म वही पे काम हो रहा है। धर्म की जो परिभाषा है, धर्मो धारयति प्रजा धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म उन्माद नहीं है, धर्म बिल्कुल उन्माद नहीं है, लेकिन धर्म का मतलब ही होता है कि सही और गलत की पहचान। सही के लिए अगर आप स्टैंड नहीं करते और गलत के लिए स्टैंड करते हैं तो धर्म नहीं है। मनुष्य की रक्षा धर्म है, वो हिंदू मुसलमान किसी को भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी अधार्मिक व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, अधार्मिक कौन है? किसी पर्टिकुलर, जैसे मैडम ने कहा कि कोई हम नहीं मानते, लेकिन एक ऐसा चेहरा है धर्म जो कई चेहरों को अपने साथ छिपा के चलता है। कितने लोग उसकी आड़ में जराइम का काम कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिलीजन। वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारे इतनी गंदी हो गई कि उसके कारण जो धर्म के पहरुए हैं, इन्होंने बार्गेनिंग की है पॉलिटिकल सुप्रीमो से, और उस बार्गेनिंग का नतीजा हुआ कि उन्होंने वरदहस्त पाया, प्रोटेक्शन पाया, और उस प्रोटेक्शन का लाभ, चाहे जायज हो ना नाजायज हो, प्रोटेक्शन का लाभ हमेशा नाजायज उठाया जाता है, जायज के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है ही नहीं। और उसके अपनी संख्या बढ़ाना या अपनी सुप्रीमेसी बढ़ाना या अपनी धर्म या जाति का जो है विस्तार करना, ये समाज को खोखला करता चला गया। आज दूसरे धर्मों के अंदर जो असुरक्षा आ रही है, उसके पीछे किसी एक धर्म का पालन करता जो लोग है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो पालन कर रहे हैं, उनका पालक हो गए। वो बहुत सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो बहुत लाभदायक नहीं है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मेवात हो, कैराना हो, कहीं हो,
ये सिर्फ अशिक्षा का कारण है। जिस तरीके से आबादी का बोझ या आबादी का भार बढ़ रहा है, हम तो मानते हैं कि अगर जितनी जल्दी जनसंख्या की नीति आ जाए ना, बहुत बढ़िया, देश बच जाएगा। जी बिल्कुल, जरूरत तो देश को है, देश तो सबको बचा लेगा, लेकिन सही पहले बात, देश बचे तब तो। बिल्कुल, ठीक है सर। जी, बहुत बढ़िया। आपने इतना मतलब आपने ब्रीफ में सारी चीजों को बहुत ही लॉजिकल आपने बातें कही कि इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि नूह जो मेवात में आता है वहीं जाके तबलीगी जमात ने अपना सेंटर बनाया, और जब से ये सेंटर बना तब से ये स्थितियां पैदा हो गई कि वहां से पलायन शुरू हो गया, इतना उत्पीड़न होने लगा। नहीं, वहां के लोगों का जो खुद स्टेटमेंट चैनल्स पे आ रहा था, उनका कहना था कि पहले हम लोग एक साथ रहते थे, लेकिन सरकारें क्या कर रही थी, सरकारों का फेल्योर रहा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर फेल्योर रहा। आज स्थितियां ये आ गई कि मेवात भी कश्मीर की राह पर चला गया है। आज जो हम देख रहे हैं कि स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि कोर्ट में जाके कहना पड़ रहा है कि वहां आर्मी लगाई जाए। अब इससे और बदतर स्थितियां क्या हो सकती हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया, और जिस दिन लोगों के मन में इस बात का डर होगा कि वह अगर कानून तोड़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा, उस दिन ना ही कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराएगा, ना ही कोई पलायन करेगा, ना ही कोई करवाएगा। और दूसरी चीज, एक इशू ये भी है कि लोगों के पास में अगर काम होंगे तो हो सकता है ये सारी स्थितियां ना पैदा हो, तो सरकारों को इस पर भी ध्यान देना होगा। त्रिपाठी जी का ये पॉइंट जो था ये भी कहीं ना कहीं एट लार्ज इफेक्ट करता है। दूसरी चीज, कानून को बहुत ही सख्ती के साथ लागू करना पड़ेगा, और ये मॉडल हमने यूपी में देखा है कि दंगाइयों से जब वसूली, रिकवरी की नोटिस उनके पास में जाने लगी, वो लोग खुद जाके पैसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जमा करने लगे। ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक बस वो जला रहे हैं, कितने लाखों की आती है। हमें एक छोटी सी चीज अगर हमें लेनी होती, कितना उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर के इस बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों ने अपने व्यूज रखे, जाहिर सी बात है वो सारे व्यूज बहुत ही वैल्यूएबल थे, और इस पर अगर अमल होता है तो कुछ दिनों में सिनेरियो चेंज होगा। मामला फिलहाल पूरे देश का है, कोर्ट देख रहा है, समाज देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, और हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से ये देश सुरक्षित रहे, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए अगर कहीं भी सख्ती अपनानी पड़ती तो वो भी अपनाया जाना चाहिए। अमृता अग्रवाल जी आपका, शिव कुमार त्रिपाठी जी आपका, शिव कुमार द्विवेदी जी और अवधेश दुबे जी मेरे ख्याल से अभी ऑफलाइन हो चुके हैं। सभी लोगों का, और जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।